हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। यानी कि ये चैप्टर जो है आपके इंडियन इकोनॉमी का आखिरी चैप्टर है। और आज हम लोग पूरा का पूरा अपना इकोनॉमिक्स का भी वन शॉट खत्म कर रहे हैं यहाँ पे। आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। मैं काफ़ी कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी और भी कैसे कैसे हेल्प की जाए, बट वन शॉट अगर आप देख लो सारे के सारे चैप्टर्स की, अकाउंट्स में भी, इकोनॉमिक्स में भी और बीएसटी में भी, तो आपका ए टू जेड कंप्लीट रिवीजन हो जाता है, राइट। तो आज की लेक्चर के अंदर, आज के इस क्लास के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर देखेंगे, बिकॉज चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं क्लास जो कई बार बच्चों को नहीं समझ आती, नहीं लर्न होती। और आपने अगर मेरी पहले वीडियो देख रखी है इस चैप्टर की, तो मैंने बहुत डिटेल में, इन डेप्थ में अच्छे से समझाया था, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, उसके बारे में समझाया था। क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क है जो हमसे बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा कंट्री और भी है जो हमसे अपनी बॉर्डर को शेयर करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो चाइना और पाकिस्तान, इंडिया, इन तीनों के डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस को कंपेयर करेंगे। मतलब ये तीनों जो कंट्री है किस किस तरीके से क्लास आज़ादी मिलने के बाद से आज तक इन्होंने क्या क्या किया है कंट्री के बारे में, इन डेप्थ में सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके, तो थोड़ा सा क्लास संभल के अच्छे से एंड तक देखना, स्किप मत करना कुछ भी। तो सबसे पहले बात यह है कि एज एन इंडियन सिटीजन, एक इंडियन सिटीजन होने के नाते, क्योंकि आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको इंडिया के बारे में तो पता ही होना चाहिए। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक आपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इंडिया के बारे में जाना, इंडिया के बारे में समझा कि इंडिया की क्या क्या पॉलिसी रही, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे क्लास एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे 1947 से लेकर क्लास जो पूरा का पूरा 1990 तक का ईरा है, या फिर ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आपने एलपीजी पढ़ा, सब कुछ आपने अच्छे से पढ़ लिया। लेकिन आज इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे अपने नेबर की, अपने पड़ोसी मुल्क की, जो कि है पाकिस्तान और चाइना। तो हमें अपने कंट्री के बारे में तो पता होना चाहिए, लेकिन हमारे जो आसपास के मुल्क हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ताकि हम लोग उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी वीकनेसेस को कंपेयर कर सकें अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस से, कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, उनकी क्या क्या पॉलिसी रही है, हमारी क्या क्या पॉलिसी रही है, और हम किस तरीके से तीनों कंट्री डेवलप कर रहे हैं, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ओके, अच्छा, एक कोल्ड वॉर है, ये एक लाइन आपको पता होना चाहिए। कोल्ड वॉर किसे कहते हैं? कोल्ड वॉर एक ऐसा पीरियड है जो 1947 से 1991 तक चला। सबसे ज्यादा लंबा, सबसे देर तक चलने वाला वॉर है कोल्ड वॉर। जैसे आपको पता है कि इस टाइम पे यूक्रेन में और रशिया में जो है वो एक तरीके से युद्ध चल रहा है। रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन को। उस टाइम पे अमेरिका जो है वो बीच में आ रहा है, बीच बचाव कर रहा है। तो अमेरिका के बीच में और आपका ये जो रशिया है, इनके बीच में कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं है, लेकिन ये कोल्ड वॉर है, मन मुटाव है कि ठीक है, हम अपनी कंपनी को यहां से उठा लेंगे, हम आपको ये चीज नहीं देंगे, ट्रेड बैरियर लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे हम लोग आपके ऊपर। ऐसी जियोग्राफिकल या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन जब कंट्री के बीच में हुई 1947, सोवियत यूनियन मतलब रशिया और जो उसके सैटेलाइट स्टेट यानी उसके जो फ्रेंड्स हैं वो, और यूनाइटेड स्टेट्स और उसके अलाय, इनके बीच में एक जियोपॉलिटिकल टेंशन थी 1947। किसी की जान नहीं गई, किसी की डेथ नहीं हुई, लेकिन हाँ, मन मुटाव दो कंट्री के बीच में कि अगर ये हमारी ग्रुपिंग्स है, ये तुम्हारी ग्रुपिंग है। हमने अपनी कंट्री, नाटो है, नाटो का नाम आपने बहुत जल्दी सुना होगा। इसके अलावा ब्रिक्स नेशन है, एशियन है, ठीक है, और भी बहुत सारे ग्रुपिंग्स है, ग्रुप ऑफ 8 मेंबर्स, ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स, और ये नंबर बढ़ते घटते रहते हैं। तो ये जो ग्रुप है, ये जो मान लो नाटो है, तो नाटो देश के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें से किसी एक के ऊपर अटैक हुआ। अब यूक्रेन जो है वो पार्ट बनना चाहता है नाटो का, ताकि अगर कभी भी नियर फ्यूचर कोई भी अटैक होता है यूक्रेन के ऊपर, तो पूरे नाटो कंट्री के, नाटो के अंदर जितने भी कंट्री हैं वो सब के सब सोचेंगे कि हमारे ऊपर वार हुआ है। मतलब ग्रुप में से अगर किसी एक को कुछ भी आपने नुकसान पहुंचाया तो बाकी सारे लोग खड़े हो जाएंगे उसके बचाव में। ओके, तो इसीलिए क्लास ये रूस नहीं चाहता, रशिया नहीं चाहता कि नाटो में शामिल हो, बिकॉज नाटो में शामिल होते ही यूएस जो है रशिया के करीब आ जाएगा, यानी यूक्रेन के एंड तक आ जाएगा, रशिया के करीब आ जाएगा, जो कि कभी भी रशिया ये नहीं चाहेगा। क्योंकि इनका सोचो 1947 और इवन इससे पहले से ही क्लास इन कंट्रीज के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रहा है। द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स बिगन बिटवीन 1946 1947। पहला वर्ल्ड वॉर जो हुआ वो 1914 से 1918। दूसरा वर्ल्ड वॉर जो हुआ 1939 से 1949 45 तक। उसके बाद चालू हुआ क्लास कोल्ड वॉर, और उसके बाद अब जो ये वॉर चल रहा है। इसमें लिखा है कि इन द पोस्ट कोल्ड वॉर नेशंस हैव बीन प्राइमरली ट्राइंग टू अडॉप्ट वेरियस मींस व्हिच स्ट्रेंथन देयर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमीज। देखो, हर कोई चाहता है कि यार हम पूरे वर्ल्ड में स्ट्रांग बने। रशिया भी चाहता है, यूएस भी चाहता है कि हम स्ट्रांग बने, हर कंट्री चाहती है कि हम पूरे वर्ल्ड में स्ट्रांग बने। तो ये जो दो है मेजर, रशिया और ये यूएस, इनके बीच हमेशा ये लड़ाई रहती है कि कौन आगे है, कौन आगे।
इसलिए एक जियोपॉलिटिकल टेंशन है इनके बीच। टू इफेक्ट दैट दे आर आल्सो फॉर्मिंग वेरियस रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स। तो हर कोई क्लास पूरे वर्ल्ड में नाम करना चाहता है, ग्रुप बनाना चाहता है, पूरे जोड़ना चाहता है सबको, ताकि कभी कुछ सिचुएशन आए तो ये हमारे फ्रेंड रहें, तो ये अच्छा रहता है ना। इसमें लिखा है सार्क हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, एशियन हो गया, G8, ग्रुप ऑफ 8, ग्रुप ऑफ 20, ब्रिक्स नेशन, इसके अंदर इंडिया भी आता है। तो ये सारा का सारा जो है वो इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स, जहां पे ये कई कंट्री जो है मिलके ग्रुप बना लेती हैं। तो बहुत ज्यादा इनके बारे में जानना नहीं है आपको। जो जो इस चैप्टर में याद करना है वो चाइना की पॉलिसीज के बारे में, पाकिस्तान की पॉलिसीज के बारे में, इनकी कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के बारे में, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। ओके, चलो चाइना की बात करें। चाइना ऑफिशियली नोन एज रिपब्लिक ऑफ चाइना, और चाइना ईस्ट एशिया की क्लास एक बहुत मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, इवन विद अ पॉपुलेशन अराउंड 1.48 बिलियन 2017। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया के हिसाब से, मतलब जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। इट वाज स्टैब्लिश इन 1949, 1 अक्टूबर को 1949 में स्टैब्लिश हुआ। इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इज मैंड्रिन, और मोर देन 70% चाइनीज पॉपुलेशन जो है वो मैंड्रिन बोलती है। उस टाइम पे माओ जेडोंग की सरकार बनी। माओ जेडोंग क्लास कम्युनिस्ट पार्टी के लीड थे। कम्युनिस्ट पार्टी किसे कहते हैं, कम्युनिज्म किसे कहते हैं, कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म का मतलब क्या है, जहां पे देश की सारी रिसोर्सेज पे हक जो है, अधिकार जो है वो सरकार का होता है, और सरकार अपने हिसाब से रिसोर्सेज को बांटती है। सारी जमीन, सारी लैंड जो है वो सरकार की है, और सरकार आपको अलोकेट करेगी, आपको टैक्सेस पे करने हैं, और बाकी खेतीबाड़ी करके बाकी सारी जो इनकम बचेगी वो आपको अपने पास रखना है। लैंड ओनरशिप आपको नहीं मिलेगी, आपका सरकार आपको लैंड दे रही है, आप अनाज उगाओ, रहो, सब कुछ आप कर सकते हो उस पे, बट सरकार को पर्टिकुलर टैक्सेस आप देते रहोगे। यानी कि सरकार चाहती है कि हम सारे संसाधन जो है हमारे हों, और हम उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें, हर किसी को बराबर बराबर बांटे, ताकि कोई बहुत ज्यादा अमीर, कोई बहुत ज्यादा गरीब ना रह पाए। चाइना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, चाइना हैज बीन वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर वन पार्टी रूल। ऑल द क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एंटरप्राइज, लैंड ओन एंड ऑपरेट बाय द इंडिविजुअल वर ब्रॉट अंडर द गवर्नमेंट। सारी चीजें सरकारी कंट्रोल में आ गई। कम्युनिस्ट पार्टी बनी, जो बनी माओ जेडोंग की। माओ जेडोंग ने कुछ पॉलिसीज लगाई। है क्लास माओ साहब, माओ जेडोंग, इनकी गलत नीतियों के कारण क्लास लगभग 4 करोड़ लोगों की जान चली गई। कैसे, सारी बातें बताऊंगा इस वीडियो में, एंड तक बने रहना, स्किप मत करना कुछ भी। चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगता है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, इस चैप्टर को उठाना पसंद नहीं करता। 15 मिनट, 10 मिनट, 8, 10, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में बताने को बहुत कुछ है, बट बच्चों के पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपने देश की बात नहीं है, ये चाइना की बात है, हिस्ट्री की बात है, ये जो आपका पाकिस्तान की बात है, इन सब की बात है। तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी, यहाँ पे आपको सारा कुछ अच्छे से इन डेप्थ मिलेगा, और आपको मजा भी आया होगा जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बना के दिया था इस चैप्टर का। मतलब ये तो हम वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं, बट इससे पहले मैंने डिटेल में भी पढ़ा रखा है। होप आप लोगों ने देखा होगा, कमेंट करके बताना मुझे। मैंने पूरी जी जान लगा दी इस टॉपिक को आपको, आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाने में। ओके, ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब क्या है, आगे की ओर छलांग। जब माओ जेडोंग क्लास बने, माओ जेडोंग, देखो हमसे लेट आज़ादी मिली, हमें जो आज़ादी मिली है क्लास वो 1947 में मिली, इनको मिली 1949 में, 2 साल बाद। लेकिन अभी भी क्लास ये $15 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी है, और हमसे बहुत आगे हैं, और क्लास इवन वर्ल्ड में ये बिगेस्ट इकोनॉमी, मतलब कि इनका जो मार्केट है, इकोनॉमी है, वो बिगेस्ट एक तरीके से इकोनॉमी आप इन्हें कह सकते हो। तो इन्होंने एक कैंपेन चलाया, आगे की ओर छलांग, कि हम आगे की ओर छलांग लगाएंगे। इन्होंने बोला 1949 में आने के बाद कि विद इन 15 ईयर्स हम ब्रिटेन को, यूएस को पीछे छोड़ देंगे 15 साल के अंदर। 15 साल कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है, ये कह रहे हैं हम 15 साल में सबको पिछाड़ देंगे। माओ जेडोंग ने ये सपना देखा, और इन्होंने एक कैंपेन चलाया जिसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इन्होंने इस कैंपेन के अंदर 2 काम करे। सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चालू कर दिया। बोला कि खेती बाड़ी करो, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन, अनाज उगाओ, इतनी ज्यादा पैदावार बढ़ाओ कि हम लोग क्लास एग्रीकल्चर में हमें कोई दिक्कत ना हो, और हम चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करेंगे। सबसे पहला काम। और दूसरा काम जो इन्होंने किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया। इन्होंने बोला कि अपने घर घर में, बैकयार्ड में, गली गली में जाके इंडस्ट्री लगाओ, कारखाना लगाओ, अपना खुद का कारखाना लगाओ, जहां स्टील बनाओगे, आयरन कार्बन को मिला के भट्टियां बनाओ, भट्टी के अंदर जलाते रहो, आयरन कार्बन को जलाते रहो, एक टाइम बाद वो एलॉय बनेगा, स्टील बनेगा। तो स्टील बनाने के लिए इंडस्ट्री, लोगों को फोर्स किया गया कि आप इंडस्ट्री बनाओ। लोगों को फोर्स क्या किया गया कि ब्रेन वॉश करते थे, माइंड सेट कर दिया कि यार ये तुम देश के लिए कर रहे हो, देश के लिए कर रहे हो तुम, ये सारी चीजें देश के लिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, बम लेके कूद जाते हैं भीड़ में कि हम भी मरेंगे, तुमको लेके मरेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको दिमाग में सेट कर दिया जाता है। बहुत सारे अटैक, बहुत सारे आतंकी हमले, इवन जो अभी आपने एक न्यूज सुना होगा कि जो
श्रीलंका है वो, उसमें इमरजेंसी लगा दी गई है, खाने को पैसा नहीं है, श्रीलंका के पास बाहर से इंपोर्ट करने को पैसा नहीं है, चाइना से लोन ले रखा है, वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा है, इसके अलावा यूएस से, इसके अलावा इंडिया से भी काफ़ी ज़्यादा उसने लोन ले रखा है और बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं उसके लिए। तो ऐसी जो कंट्री है ना क्लास, कहीं ना कहीं कर्जा दूसरों से ले रही है और डेट को पेमेंट नहीं कर पा रही, और धीरे 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 वो कंट्री एकदम, उसके सारे लोग जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत परेशान है उनके, ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने बोला इंडस्ट्री बनाएंगे और लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया। और वहाँ पे भी क्लास कुछ अटैक हुए, कुछ टूरिस्ट प्लेस में बम्बार्डिंग हुई, लोग जो है वो बिल्कुल अपने सीने पे बम बांध के कूद जाते थे भीड़ में कि हम भी मरेंगे। मतलब उनका ब्रेन वॉश कर दिया कि वो मरने के लिए भी तैयार है, उनको पता नहीं क्या क्या सिखा दिया उनको, वो मरने को भी रेडी हैं। तो ये चीज़ें क्लास, ये माओ जेडोंग अपनी जो आइडियोलॉजी है वो लोगों के ऊपर थोपते थे, लोगों को बोलते थे कि यार ये सही है, आप चाइना के लिए मेहनत कर रहे हो, चाइना को आगे पहुंचाना है। तो लोग दिन रात मेहनत करते थे, पूरा परिवार जो है इसमें लग जाता है, एग्रीकल्चर में और दूसरा चीज़ क्लास इंडस्ट्री में। इस तरीके से ये चाहते थे कि इसको क्लास आगे ले जाए, इस कैंपेन से हम खूब आगे निकल जाए। अ 5 प्लान ऑफ फोर्स एग्रीकल्चर कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब क्या है, लोगों से अलग अलग जमीन को जोड़ के, मतलब पूरे का पूरा एरिया बांट दिया कि भाई ये एरिया आप सबकी जमीन है, कोई इंडिविजुअल ओनर नहीं है, कुछ नहीं है, ये आपकी सबकी जमीन है। सबको कलेक्टिवली एक जगह पे रख दिया जाता था, एक 10 टाइप्स में उनको रख दिया, उनको वहीं खाना पीना मिलता था, उनके बच्चे भी वहीं रहते थे, वहीं पढ़ाई करते थे, सारा काम जो होता था वहीं होता था। माँ बाप दिन भर सुबह दोपहर शाम रात पूरे दिन भर क्लास लगे रहते थे अनाज उगाने में, खेती बाड़ी करने में, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने में। ओके, इन्होंने फिर इस टाइम पे क्या कहा, जब कलेक्टिवाइजेशन हुआ और रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूरल एरिया में इंडस्ट्री बनाना चालू किया बाय माओ जेडोंग टू मॉडर्नाइज द चाइना इकोनॉमी 1958, कि 1958 में हम चाइना की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करेंगे। और एक कैंपेन जो चला टू ट्रांसफॉर्म करना था एग्रीकल्चर इकोनॉमी इनटू मॉडर्न इकोनॉमी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अनाज भी उगा रहे हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्री भी बना रहे हैं। तो इस तरीके से क्लास देखो किस तरीके से पुरानी हिस्ट्री की आपको इमेज दिख रहा है। आगे बढ़ने के लिए इन्होंने ये सारी नीति अपनाई, पर इन्होंने एक गलती कर दी। इन्होंने क्या गलती की क्लास, आप ध्यान समझना आगे। अंडर दिस प्रोग्राम पीपल वर इनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्री इन देयर बैकयार्ड्स इन रूरल एरिया। कम्यून वर स्टार्टेड। कम्यून मतलब क्या है, ग्रुप, कम्युनिटी बना दी, पूरा का पूरा ग्रुप बना दिया और इस ग्रुप को एक गोल दिया जाता था, उसको अचीव करना था। अंडर द कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेट लैंड। कलेक्टिवाइजेशन कर दिया, सबको जोड़ दिया, जमीन दे दिया और सबको बोला गया मिलके खेती बाड़ी करो। 1958 की बात करें, 26,000 कम्यून जो है वो पूरा फार्म लैंड कवर कर रहे थे, 26,000 ग्रुप बना दिया गया था। लेकिन जीएलएफ कैंपेन फेलियर रहा, बहुत सारे प्रॉब्लम रहे जीएलएफ कैंपेन के अंदर, जिसके अंदर 30 से 55, 3 से 5.5 करोड़ लोगों की जान चलेगी ड्यू टू स्टारवेशन, एग्जीक्यूशन, टॉर्चर, फोर्स लेबर एंड सुसाइड आउट ऑफ द डिप्रेशन। डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेते थे, लोगों को अनाज नहीं मिलता था खाने पीने के लिए, भुखमरी के कारण लोगों की जान चली जाती थी। टॉर्चर करना, डिप्रेशन में आना, इस वजह से कई सारे लोग, सोचो क्लास बहुत बड़ी आबादी होती है। ये क्लास डाटा 3 से 5 करोड़ का, हालांकि चाइना इस डेटा को क्लास नहीं मानता, चाइना ये नहीं मानता कि माओ जेडोंग की वजह से है, क्योंकि चाइना में आप उनकी पॉलिसी का विरोध नहीं कर सकते, चाइना में आप कुछ भी उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, नहीं तो आपको गायब कर दिया जाएगा। जैसे जैक मा को गायब कर दिया गया था क्लास, जो अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर हैं। ओके, तो अब ये हुआ कैसे, क्यों जान चली गई यहाँ पे क्लास, जान क्यों चली गई? देखो इस तरीके से दिन भर क्लास खेती बाड़ी करते थे, दिन भर सुबह दोपहर शाम, पूरा दोपहरी में बस एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर। इस तरीके से कोई मशीन था नहीं, मैकेनिक कुछ था नहीं, मैकेनिज्म कुछ था नहीं, दिन भर जो है ये कलेक्टिवाइजेशन है, यहीं पे रहते थे, यहीं खेती बाड़ी करते थे, यहीं पूरा जीवन बसेरा डलता था। इन्होंने क्लास जान कैसे गई, इन्होंने क्लास एक 4 पेस्ट कैंपेन चलाया 1947 में। 1947 के टाइम पे क्लास एक कैंपेन चलाया इन्होंने, और कैंपेन जो था बेसिकली इनका था स्पैरो को खत्म करो। 4 पेस्ट कैंपेन, उन्होंने बोला कि भैया ये 4 लोग, ये मक्खी और मच्छर और स्पैरो, ठीक है, और गुरैया, या और ये क्लास ये चूहे, ये चारों हमारे दुश्मन है, ये फसल को बर्बाद कर देते हैं, फसल को खराब कर देते हैं, इनको मारना चालू करो। लोग क्या करते थे, ढोल लेके पीटते रहते थे। ये जो चिड़िया हैं, छोटी छोटी चिड़िया आप देखते रहते हो, इनको ढोल लेके पीटते थे, शोर शराबे के कारण वो यहाँ वहाँ उड़ के यहाँ वहाँ बैठते थे, तीर से मारते थे, पकड़ के मार देते थे उनको, और इस तरीके से इतने सारे स्पैरो मारे गए। देखो क्लास इस तरह से माला बना के टांगा जाता था, इस तरीके से गुलेर लेके पूरा का पूरा स्पैरो को खत्म कर दिया जाता कि एक भी स्पैरो नहीं बचेगा पूरे
पूरे चाइना के अंदर, और अगले 2 साल के अंदर अंदर इन्होंने क्लास इस तरीके से जाला बना के जो स्पैरो को पकड़ लेते थे, मारते थे, क्योंकि ये स्पैरो जो है ये फसल खराब करती थी, फसल को खा जाती थी, दाना खा जाती थी, क्योंकि इनको तो उसी से जीना है। तो इन्होंने इतना ज्यादा स्पैरो मार दिया कि ये भूल गए कि भैया फूड चेन जैसी भी कोई चीज है। ये है क्लास फूड चेन। आप सबको बचपन में जरूर पढ़ाया होगा कि ये जो स्पैरो है ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। टिड्डी जो है यानी कि जो ग्रास ओपर है ये इनको खाते हैं, राइट, स्पैरो इन्हें खाते हैं। अब भैया स्पैरो जब गायब हो गए तो इनको खाने वाला कोई भी नहीं बचा। जब ग्रास ओपर को खाने वाला कोई भी नहीं बचा तो ग्रास ओपर यानी कि ये जो टिड्डी बोलते हैं इनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक साथ आते थे, पूरी फसल को ऐसे उजाड़ के चले जाते थे, तबाह कर देते थे पूरी की पूरी फसल, 1 मिनट के अंदर आते थे। अब इनको रोकना बड़ा ही मुश्किल हो गया था कि इनको कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए। और इस सिचुएशन में अनाज की कमी होने लगी। जो थोड़ा बहुत सरकार के पास अनाज था वो सरकार इंपोर्ट कर रही थी, अपने देश के लोगों को नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से माओ जेडोंग ने ये जो पॉलिसी बनाई इसकी वजह से क्लास लगभग क्लास 4 करोड़ लोगों की डेथ हो गई। और ये 4 करोड़ का डेटा देखो इस तरीके से, मतलब बहुत ही दुखद है, बहुत ही डरावना भयावह। ऐसे ही बच्चे जो है इनकी डेथ हो जाती है, बहुत ही ज्यादा क्लास ये क्रूर कह लो। और शायद हिटलर ने भी इतनी जान नहीं ली होगी जितनी क्लास माओ जेडोंग की इस पॉलिसी के कारण हुआ। हालांकि बाद में उन्होंने इसको डिनाई किया कि हमारी पॉलिसी की वजह से नहीं हुआ, ये नेचुरल फैक्टर की वजह से हुआ। इस तरीके से लोग, छोटे छोटे बच्चे जो है वो बिल्कुल ना खाना मिलने की वजह से क्लास इनकी जान चली जाती थी। और ये बहुत, मतलब मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा दुख होता है कि जब ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी पॉलिसी होती है कि किसी को खाना नहीं मिलता और उसकी वजह से वो बैठे 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 बैठे, क्योंकि देखो आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप हिल नहीं पाओगे, आप चल नहीं पाओगे, आप यकीन मानो क्लास आपका मुंह खुलेगा नहीं, आवाज, आंखें जो है वो नीचे आ जाएंगी, आंखें आपको, अगर आप 3-4 दिन कहीं भूखे रहोगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन क्लास ये भूखे के कारण इनकी जान ही चली जाती थी, माँ बाप बच्चे सब मर जाते थे अपने सामने एक दूसरे को मरता देख के। 4 करोड़ की आबादी बहुत होती है क्लास, भारत के कई सारे स्टेट में भी 4 करोड़ की आबादी नहीं है, ओके, वो भी उस टाइम पे। टॉमस्टोन क्लास एक बुक है, द ग्रेट चाइनीज फेमाइन 1958 से 1962। येंग जिंग इन्होंने क्लास ये बुक लिखी। इन्होंने अपनी बुक में लिखा कि 4 करोड़ लोग जो है वो लगभग मारे गए। चाइना ने डाटा जो है वो छुपाया है, लेकिन क्लास ये बुक आज चाइना में नहीं चलती। चाइना में इस बुक को बेचना बैन है। चाइना कहता है नहीं, हम ऐसी किसी बुक को प्रमोट नहीं करेंगे। सेकंड, तो ये था क्लास आपका पूरा का पूरा ग्रेट लीप फॉरवर्ड। आपको होपफुली आपको काफी नॉलेज मिली होगी जो शायद आपको पहले किसी ने नहीं दी होगी। सेकंड है ग्रेट प्रोलेटेरियल कल्चरल रेवोल्यूशन। अब हुआ क्या, जब ये एक फेलियर रहा, पूरा का पूरा फेलियर रहा ग्रेट लीप फॉरवर्ड, तो भी लोग आवाज उठाने लगे कि भैया ये तो गलत कर रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं, ये लोग जो है बिल्कुल मतलब कि जो जेडोंग साहब है, भाई अपोजिशन तो होगी ना, अपोजिशन क्रिटिसाइज करेगी। तब जेडोंग ने भी एक और प्लान रचाया, बोला कि भैया कल्चरल रेवोल्यूशन आया है। कल्चरल रेवोल्यूशन मतलब क्या है कि जो अपोजिशन है हमारे कल्चर को अफेक्ट कर रही है, हमारे जो कल्चर है, परंपरा है हमारा, उसको उस पर आवाज उठा रहे। 1965 में माओ ने इंट्रोड्यूस किया ग्रेट प्रोलेटेरियल कल्चरल रेवोल्यूशन, और 1966-76 में द एम वाज टू वीड आउट द पीपल हु अपोज द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। जो भी हमारी आइडियोलॉजी को मतलब कि इम्पैक्ट कर रहा है, जो भी हमारी आइडियोलॉजी, देखो माओ जेडोंग ने एक किताब लिखी जिसका नाम था रेड बुक। अब ये रेड बुक लोगों को मैंडेट कर दिया, रेड बुक के अंदर अपनी आइडियोलॉजी लिख दी कि भाई हमारी विचारधारा क्या है, हम क्या समझते हैं, और यही सही है, बाकी लोग आपको गलत बता रहे हैं, स्कूल में गलत पढ़ाया गया, कॉलेज में गलत पढ़ाया गया। तो रेड बुक के लिए ना पूरा गार्ड बन जाते थे लोग, रेड बुक आर्मी, मतलब कि ये जो रेड, देखो ये रेड बुक, ये सबकी रिसर्च एक ऐसी किताब बना दी जो सबको पढ़ना कंपलसरी है, आपको सब पढ़ना ही पढ़ना है, आपको ये विचारधारा है माओ जेडोंग की, इसे पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी कीमत पे। और क्लास रेड गार्ड बन जाते थे, ये लोग मारते थे जो भी इस विचारधारा को फॉलो नहीं करेगा, चाहे इनके घर वाले, इनके पापा मम्मी क्यों ना हो, अगर इस विचारधारा को आप फॉलो नहीं करोगे, इतना ज्यादा मतलब अंधविश्वास था कि इनके ऊपर कि भैया ये जो बोल रहे हैं जेडोंग साहब वो सही है, इनका ब्रेन इतना वॉश कर दिया कि ये लड़ने लग जाते थे, लोग मारने पीटने लग जाते थे, समझ रहे हो, स्कूल जाते थे, प्रोफेसर्स को पकड़ के मारते थे, टीचर्स को पकड़ के मारते थे कि भैया ये तुम क्या पढ़ा रहे हो, ये गलत है, जो इस बुक में लिखा है वो पढ़ाओ। मतलब जो माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करने का ये काम करते थे। इसको बोलते हैं क्लास कल्चरल रेवोल्यूशन, अंडर विच स्टूडेंट्स professionals were sent to work and learn from the countryside. However, when Russia had conflicts with China, जब रशिया कॉन्फ्लिक्ट्स की थोड़ा, मतलब रशिया चाइना में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, विवाद हुआ, रशिया ने कुछ लोग भेज रखे थे अपने कि किस तरीके से इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, उसके लिए रशिया ने कुछ लोग चाइना में भेजे हुए थे, कुछ प्रोफेशनल्स को, बट रशिया का कुछ अनबन हो गया चाइना से, तो उन्होंने बाद में विड्रॉ कर लिया उसको, ओके। तो ये था क्लास पूरी की पूरी कहानी चाइना की। आई होप क्लास बहुत कुछ, बाकी 1976 में माओ जेडोंग साहब की डेथ हो गई, और उनके डेथ के बाद उसके बाद फिर
जो है वो दोबारा नई सरकार आई और फिर से ये सारी चीज़ें खत्म हो गई और नए सिरे से चाइना को ग्रोथ करना चालू कर दिया, राइट। तो देखो ये क्लास रो रहे हैं, हालांकि चाइनीज जो है वो रोते हुए भी ऐसा लगता है हंस रहे हो, बट दे आर क्राइंग, ओके। थर्ड इज रिफॉर्म्स। तो पहला था ग्रेट, दूसरा था ग्रेट प्रोलेटारियल कल्चरल रेवोल्यूशन, पहला था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। तीसरा जो है वो है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन चाइना। चाइना में भी रिफॉर्म्स आया, जैसे 1991 में इंडिया में रिफॉर्म्स आया, वैसे ही क्लास बहुत पहले 1978 में चाइना में रिफॉर्म्स आया। पहला रिफॉर्म जो इन्होंने लागू किया वो एग्रीकल्चर पे, फॉरेन ट्रेड पे और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में लागू किया। फिर दूसरी बार जो था, जो उसके बाद से पहले फेज के अंदर तो उन्होंने एग्रीकल्चर को पकड़ा, फॉरेन ट्रेड को पकड़ा, इन्वेस्टमेंट पकड़ा। इन एग्रीकल्चर में कम्यून लैंड बना दिए गए, डिवाइड टू स्मॉल प्लॉट। देखो अब क्या हुआ, सरकार बदल गई, चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई, तो कम्यून लैंड जो भी इकट्ठा जमीन थी ना, उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया और हर एक इंडिविजुअल को जमीन दे दिया, उसकी ओनरशिप नहीं दी। पहले कम्यून बना दिया था कि भाई सारा का सारा जमीन एक तरफ, अभी क्या छोटे छोटे प्लॉट बांट के लोगों को दे दिया, हर किसी का अपना प्लॉट है, ओनरशिप नहीं मिलेगी आपको, आप काम करोगे, टैक्स पे करने के बाद आप सारा अपने पास रख सकते हो। सेकंड फेज में इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट किया। पहले फेज में एग्रीकल्चर, सेकंड में इंडस्ट्रियल। हमारी पॉलिसी की कमी क्या थी, हमारे में एग्रीकल्चर कवर ही नहीं करा, हमारे में सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर को कवर किया हमारे 1991 की पॉलिसी में, जिसकी वजह से हमारा 1991 की पॉलिसी में कुछ खास इंप्रूवमेंट अभी भी देखने को नहीं मिला। हालांकि वो बहुत बड़ा रिलीफ था, लेकिन उतना उछाल नहीं मिला जितना क्लास चाइना को मिला। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स, टाउनशिप एंड विलेज इंटरप्राइज, इंटरप्राइज जो सरकारी कंपनी की इंटरप्राइज थी उन्हें बोलते थे एसओई, स्टेट ऑन एंटरप्राइज, उनको कंपटीशन के लिए ओपन कर दिया गया। मतलब कि भैया प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगी, सरकार भी काम करेगी। फोर्थ इज ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम। इन्होंने बोला कि कुछ ऐसे सामान हैं जिनके प्राइस को सरकार फिक्स करेगी, जो फार्मर बनाती है, कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट है भाई, कुछ सरकार फिक्स करेगी, आप अपने हिसाब से नहीं बेच सकते, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका प्राइस मार्केट प्राइस सेट करेगा, यानी जिसकी कीमत जो है वो मार्केट सेट करेगा। मतलब जो लाइफ के लिए नेसेसिटी है उसका प्राइस सरकार सेट करेगी, डुअल प्राइस मतलब दो प्राइस, और जो प्राइस नेसेसिटीज नहीं है उसका प्राइस कौन सेट करेगा, मार्केट, मार्केट में होने वाले डिमांड और सप्लाई। फिफ्थ पॉइंट है एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, बाहर से कंपनी में बाहर से लोग आए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, इसलिए क्लास न्यू इकोनॉमिक जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसे सेटअप कर दिया। एसईजेड इंडिया में काफी सारी जगह पे है, यहाँ नोएडा में भी एक है जहाँ पे बाहर से कंपनियां आती हैं और एक्सपोर्ट यूनिट डालती हैं। तो ये था क्लास चाइना के बारे में। आई होप आपको चाइना के बारे में काफी कुछ पता चला होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री इससे बहुत ज्यादा है, ये कुछ नहीं है, वर्ल्ड की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, बट हमारा सिलेबस हमें जितना रोकता है तो हम उतना ही बात कर रहे हैं, थोड़ा हम उससे आगे बात कर सकते हैं बट बहुत ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते। पाकिस्तानी ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज अ कंट्री इन साउथ एशिया, इट इज द वर्ल्ड फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री, वर्ल्ड की 5वीं बड़ी कंट्री है, 212.7 मिलियन पॉपुलेशन है और इंडिपेंडेंस मिला 14 अगस्त 1947। इंडिया से ही हटके क्लास ये बना क्लास पाकिस्तान। 1971 में क्लास एक वॉर छिड़ा ईस्ट पाकिस्तान में, रिजल्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। इतना परेशान कर दिया पाकिस्तान ने बांग्लादेश को, इतना परेशान कर दिया कि मतलब कि वेस्ट बंगाल को, पहले वो बंगाल था, बंगाल को इतना परेशान कर दिया, खाली बंगाल बोलो, बंगाल को इतना परेशान कर दिया कि बाद में क्लास उन्होंने खुद अलग करके अपनी कंट्री बना दी। इसकी बहुत लंबी स्टोरी। इट हिस्ट्री, इट इज द हिस्ट्री ऑफ बीन कैरेक्टराइज्ड बाय द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री रूल। पाकिस्तान में मिलिट्री रूल बहुत है, पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल बहुत है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इट हैज सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम, मतलब मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, इंडोनेशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट है, और इनकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, इंग्लिश जो है वो क्लास इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, पाकिस्तान फॉलो द मिक्स इकोनॉमी मॉडल हु एग्जिस्टेंट द पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट दोनों सेक्टर आते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, 1970 से पहले इनका मेन रोल था पब्लिक सेक्टर का, लेकिन 1970 के बाद मेन रोल किसका हो गया, प्राइवेट सेक्टर का। जैसे हमारे में 1991 से पहले सरकार चीजों को अपने हाथ रखती थी, 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर को धीरे धीरे बढ़ावा मिलने लगा, सेम ही काम हुआ 1970s में। इंपोर्टेंस टू द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, 1970 के बाद इन्होंने धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को एंट्री देना स्टार्ट कर दिया कि भी प्राइवेट लोग भी वो सारा काम कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं, हालांकि पहले वो उसको मना करते थे। फिर उन्होंने उधार लेना स्टार्ट किया, 1970 में इन्होंने क्या किया, काफी ज्यादा उधार लिया वेस्टर्न नेशन से, बाहर से जो लोग इनके देश के बाहर रहते थे, मिडिल ईस्ट कंट्री से जो लोग रहते थे उनसे डोनेशन लेना चालू किया, उनसे पैसा लेना चालू किया। भाई ये जो उधार तो शुरू से ही पाकिस्तान जो है उधार में डूबा पड़ा है, शुरू से ही चाइना से इतना उधार ले रखा है ऑलरेडी, वर्ल्ड बैंक से ले रखा है, यूएस से ले रखा है,
ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसे हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आया ना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, HIV सीड्स, इन्होंने भी ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट किया। तो इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लेड टू राइज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। तो यहाँ पे फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ने लगा और एग्रीन इकोनॉमी में काफी चेंज आने लगा, नए नए जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसे फॉलो कर रहे थे। अच्छा, मैं आपको कह रहा था कि 1971 में क्लास हुआ क्या, मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ थोड़ा सा ही बताऊंगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इंडिया जो है क्लास एक अखंड भारत के रूप में बहुत सारे आसपास की कंट्रियां हैं जो इंडिया का ही हिस्सा था, लेकिन धीरे धीरे सब टूटते टूटते चले गए, सब अलग होते चले गए। अंग्रेज तो चाहते ही थे क्लास लड़ाई डाल, मतलब कि दोनों के बीच में बांटो और शासन करो। अंग्रेज का तो रूल था डिवाइड एंड रूल, राइट। तो अंग्रेजों ने क्या किया, धीरे धीरे मोहम्मद अली जिन्ना को भड़काया, और वो भी चाहते थे कि मुस्लिम की जो आबादी है वो इंडिया के अंदर माइनॉरिटी है, मुस्लिम थोड़े से हैं, तो कल को सरकार बनेगी नेहरू की तो भैया वो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, वो मुस्लिम्स के लिए काम नहीं करेंगे, वो हमारे लिए काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने हिंदुओं के लिए काम करेंगे, ऐसा उनको लगता था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला भैया हमें अपना संविधान चाहिए, हम अपना संविधान खुद लिखेंगे, हम अलग से बनाएंगे एक कंट्री, ठीक है। तो बोला भाई कैसे करें, पार्टीशन कैसे करें। तो उस सिचुएशन में इन्होंने बोला कि जिस जिस एरिया में ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको पाकिस्तान घोषित कर दो। और पहली बार ऐसा हुआ कि ये जो एरिया है इसमें बहुत ज्यादा, मतलब कि आप पंजाब की तरफ समझ लो एरिया जो था, यहाँ पे बहुत ज्यादा मुस्लिम्स थे, और ये जो ईस्ट पाकिस्तान थे ये हो गए क्लास मुस्लिम, और ये दोनों क्लास था पाकिस्तान, ये हो गया वेस्ट पाकिस्तान, ये हो गया ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन इनके लोगों को ना ये सेकंड क्लास सिटीजन समझते थे कि यार ये लोग छोटे लोग हैं, छोटा सेकंड क्लास सिटीजन समझते थे, ये फर्स्ट क्लास सिटीजन, PM CM सब यहीं से बनेगा, मिलिट्री रूल यहीं पे है, सब कुछ यहाँ पे है। लेकिन क्लास जब एक टाइम पे इन्होंने बोला कि भी उर्दू को हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, तो इन लोगों ने अवॉइड किया, प्रोटेस्ट किया ईस्ट पाकिस्तान ने, जो कि आज बांग्लादेश है। इन्होंने बोला कि भैया हम किसी भी कीमत में उर्दू अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम लोग बंगाली बोलते हैं, भैया हम लोग उर्दू नहीं बोलेंगे। उस सिचुएशन में हुआ क्या, मनमुटाव तो चल रहा था, ये लोग इस पर अत्याचार करते थे, ये यहाँ की जनता कम है, यहाँ जनता ज़्यादा है, और रिसोर्सेज भी इनके पास ज़्यादा है, तो भैया इनके पास रिसोर्स बहुत कम, ये इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करते थे। फिर एक वोटिंग हुई, और वोटिंग होने के बाद शेख मुजीबुर रहमान जो है ये जीत गए, पाकिस्तान पीपल पार्टी, और ये था क्लास आपका ईस्ट पाकिस्तान, ये है वेस्ट पाकिस्तान, इन दोनों का जो वोट हुआ और ये जीत गए। जैसे ये जीत गए इनको ये राज नहीं आया, इन्होंने बोला कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि भाई जनता ने इन्हें जिताया, जनता को मारना पीटना, जेल में शेख मुजीबुर रहमान को भी जेल जाना पड़ा था। तो इनको क्लास मारा पीटा, लोगों को यहाँ पे आके सीधा कत्लेआम करते थे, जेनोसाइड कह सकते हो, मतलब जन हत्या, कई सारे लोगों की इकट्ठा जान जाती थी, रेप करते थे खुलेआम महिलाओं को, लाखों क्लास लोग जो है वो 1 करोड़ लोग लगभग जो है वो इंडिया में घुस आए थे, और इतनी सारी डेथ की जाती थी, बहुत ज्यादा, बहुत ही गंदा करते थे ये लोग। तो इस सिचुएशन में क्लास हुआ क्या कि लोग धीरे धीरे लगभग 1 करोड़ लोग जो है शरणार्थी बन के, जैसे अभी यूक्रेन में आप देख रहे हो वॉर चल रहा है ना, यूक्रेन और रशिया का, तो लोग पोलैंड की तरफ क्या हो रहे हैं, शिफ्ट कर जा रहे हैं कि भैया जो आसपास के पड़ोसी मुल्क हैं वहां जाके रहने लगो, वहां में शरणार्थी बन के रहेंगे, रेफ्यूजीज बन के रहेंगे। तो यहाँ से 1 करोड़ लोग आ गए, तब जाके जो सोनिया गांधी थी, देखो इस तरीके से क्लास ये बिल्कुल मारा पीटा करते थे, देखो आप देख रहे हो किस तरीके से जिंदा ही खत्म कर देते थे, सीधा 1 मिनट के अंदर लाशों का ढेर, बच्चों की लाशों का ढेर बिछा देते थे कि भैया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, रेप करते थे खुलेआम, घर परिवार के सामने ही रेप करते थे, और इस तरीके से मर्डर कर दिया करते थे। तब जाके क्लास यहाँ पे इंदिरा गांधी ने जो है वो पाकिस्तान को सबक सिखाया, इंदिरा गांधी ने बोला ये चीज गलत है, लेकिन पाकिस्तान भी उस टाइम कोई कम नहीं था, पाकिस्तान यूएस के साथ आ गया, तो उधर से जो है यूएस की आर्मी आने लगी, इधर से रशिया ने सपोर्ट किया, यहाँ से आप देखोगे ना, यहाँ से रशिया ने, शुरू से हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा है भारत का, रशिया ने उधर से अपने अपने सेना भेजी, इधर से ये लोग यूएस वाले भेज रहे थे कि लड़ाई बड़ी होगी। जब यूएस को पता लगा कि भाई रशिया इन्वॉल्व हो गया, तो यूएस भैया पीछे हट लिया, और उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, और यहाँ पे पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया गया। अटैक भी हालांकि सबसे पहले पाकिस्तान ने ही किया था, मतलब पाकिस्तान ने सबसे अटैक किया और हारे भी वो, और उसके बाद जाके बांग्लादेश का यहाँ पे बंटवारा हुआ। इट इज एस्टिमेटेड दैट मेंबर्स ऑफ द पाकिस्तानी मिलिट्री एंड सपोर्टिंग प्रो पाकिस्तान इस्लामिस्ट जो हैं, इन्होंने मर्डर किए लगभग 3 लाख से, लगभग क्लास 3 लाख, एंड लगभग 3 करोड़ जो सिविलियन थे, 30 लाख सिविलियन जो थे बांग्लादेश के, इनकी लगभग जो है वो कहीं ना कहीं क्लास मतलब 3 से 30 लाख लोगों की डेथ, एग्जैक्टली नंबर तो नहीं पता, बट ये कहते हैं इस बीच में कई सारे लोगों की जान चली गई। एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट द फर्दर 8 to 10 मिलियन पीपल क्लास जो है वो कंट्री में रेफ्यूजी, इंडिया में रेफ्यूजी बन के, लगभग 1 करोड़ लोग जो है वो रेफ्यूजी बन के इंडिया में आ गए। तो ये है पाकिस्तान की कहानी। अब हम बात करेंगे कंपैरेटिव स्टडी के बारे में। वैसे हमने इंडिया पाकिस्तान के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया, कहानी बहुत है, समय कभी मिला तो जरूर आपको सुनाऊंगा, जो दिल को मतलब दहला देगी आपकी स्टोरी, इसके अंदर बहुत सारी है।
और ये इंडिया पाकिस्तान का नहीं, यूरोप का अलग है, फ्रेंच रेवोल्यूशन अलग है, बहुत सारी हिस्ट्री है। और आई थिंक आप सब लोगों को बेहतर पता होगा कि हम छोटी क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं और ये आगे भी हमें बहुत काम आएगा। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे आगे कहीं भी, तो हमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। ओके, अगर आपको समझ आ रहा है, ये हमारा आखिरी चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, वन शॉट रिवीजन। आई होप आप शुरू से एंड तक सब कुछ अच्छे से पढ़ते आ रहे हो। मैंने पूरी कोशिश की पूरे साल डेली वीडियोस डाल के, चाहे कैसा भी हो सिचुएशन, हमेशा कोशिश करी कि आप लोगों के लिए काम करूं। बस आप अच्छे नंबर ले आओ, आप अच्छे से पास हो जाओ, सही गाइडेंस सही नॉलेज आपको मिले, बस यही मेरा मेन मोटो है। और आपको लगे कि हाँ सर ने हमें जो बताया वो बिल्कुल यूनिक था, बिल्कुल अच्छा था, तो इस अपने सारे क्लासमेट में, सारे क्लास 12th के दोस्त, जूनियर्स, फ्रेंड्स, आप सबको शेयर कर सकते हो क्लास, ताकि उन तक भी मैं क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा सकूं आपके थ्रू। ओके, चलो अब हमने बात की इंडिया की, पाकिस्तान की, चाइना की। अब हम देखेंगे कंपैरेटिव स्टडी, यानी कि थोड़ा स्टडी करेंगे डेटा में, फिगर्स में। और बहुत ज़्यादा फिगर तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन में डेटा बहुत कम आता है, ना के बराबर, राइट। बस आपको डेटा दे देगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दीज थ्री इकोनॉमीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डेमोग्राफिक इंडिकेटर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो एक करके सब कुछ एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोग्राफिक इंडिकेटर, 2017-18 का डेटा है। इसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, अगर हम बात करें 17-18 में, इंडिया की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है मिलियंस में, वो है 1352, यानी कि क्लास 135 करोड़ के आसपास इंडिया की पॉपुलेशन। चाइना की हमसे भी ज़्यादा, बट बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज हम 2030 का टारगेट लेके चले हैं चाइना को पिछाड़ने का पॉपुलेशन में, ठीक है। और पाकिस्तान जो है वो 212 मिलियन, बहुत कम पॉपुलेशन है। लेकिन अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है 2.05, सबसे कम है क्लास चाइना का। चाइना की एक पॉलिसी आई थी, इसका नाम था क्लास वन चाइल्ड पॉलिसी। तो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी, उसमें एक ही बच्चा होना चाहिए। अब चाइनीज सरकार ने बोल दिया ये बच्चा एक ही अच्छा, जैसे हमारे कहते हैं बच्चे दो अच्छे, है ना, और हम दो हमारे दो। सिमिलरली क्लास यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, इन्होंने ये कह दिया क्लास कि यहाँ की सरकार ने कह दिया। और चाइना में देखो जो लागू हो गया वो लागू हो गया, चाइना में आप विरोध नहीं कर सकते सरकार की पॉलिसीज का। इंडिया की तरह नहीं कुछ भी हुआ हाय हाय बोलने लगे, सड़क पे बैठने लगे, जाम कर दिया, जला दिया, ऐसा नहीं चलता है चाइना में। चाइना में जो सरकार ने बोल दिया भैया वो करना पड़ेगा, सोशलिज्म है वहाँ बहुत ज़्यादा। तो 0.46 यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट घट गई, क्योंकि इस क्लास सरकार ने बोला कि एक ही बच्चा होना चाहिए और हर किसी को अपना वंश प्यारा है, हर कोई अपना वंश आगे बढ़ाना चाहता है। तो लोगों ने बोला कि भाई हम जो लड़का पैदा करेंगे, अब सब लड़का पैदा कर देंगे तो भाई शादी लड़का किससे करेगा, तो लड़का शादी नहीं कर पाएगा तो वंश तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये एक टाइम के बाद बहुत बड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम होने लगा, ये एक बहुत बड़ा फेलियर माना गया इसको, इसलिए बाकी किसी कंट्री ने इसको अडॉप्ट अभी नहीं किया उसके बाद। तो उसके बाद है जो इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 1.03% है। अगर हम बात करें डेंसिटी, भीड़, तो इंडिया में आप देखोगे सबसे ज्यादा भीड़ है, पर स्क्वायर किलोमीटर में 455 लोग रहते हैं, जबकि पाकिस्तान में पर स्क्वायर किलोमीटर 275 और चाइना में 148। अगर आप याद कर लोगे तो बेहतर है, बट अगर आपको ये याद नहीं हो तो कौन रैंक 1 पे है, कौन रैंक 2 पे है, कौन अच्छा कौन बुरा, ये जरूर याद कर लेना। सेक्स रेशियो मतलब क्या है कि हर 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स हैं, तो इंडिया में हर 1000 मेल पे 924 फीमेल हैं, चाइना में हर 1000 मेल पे 949 फीमेल्स हैं, और क्लास पाकिस्तान में 943। तो यहाँ पे इंडिया का रेशियो अच्छा नहीं है। सेक्स रेशियो जो है मेल फीमेल का वो लगभग बराबर होना चाहिए, राइट। फर्टिलिटी रेट मतलब क्लास ऑन एन एवरेज जो है कितने बर्थ एक जो महिला है वो कर सकती है, तो इंडिया में हर एक महिला ऑन एन एवरेज 2.2 बच्चे पैदा करती है, यानी किसी के 3, किसी के 2, किसी के 1, किसी के 4, इस तरीके से। जबकि चाइना में ये बहुत कम है 1.7, और पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर फैमिलीज बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, क्लास परिवार बड़ा होता है, बच्चे ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी रेट जो है आपको क्लास यहाँ पे मिलेगा ज़्यादा। उसके बाद अर्बनाइजेशन, कितना एरिया अर्बन एरिया है, इंडिया में ये सबसे कम है, 34% एरिया जो है वो अर्बन एरिया में। चाइना में सबसे ज़्यादा 59, और पाकिस्तान में सेकंड नंबर पे पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान का भी एरिया जो है क्योंकि वो एरिया छोटा है पाकिस्तान का, और अर्बन एरिया जो परसेंटेज में है वो इंडिया से थोड़ा सा ज़्यादा है। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, अगर 1980 से 2017 की बात करें तो जो ग्रोथ रेट है इंडिया का, पहले 5.7% था ग्रोथ रेट जीडीपी का, वो बढ़कर हो गया, यानी कि ये पूरा 1980 से लेकर 2015 तक, तो ये 35 सालों का जो ग्रोथ रेट है वो 35-37 सालों का, वो 7.3, यानी इंडिया का ग्रोथ रेट में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। जबकि चाइना का ग्रोथ रेट जो है पहले से डाउन हुआ है, और जो पाकिस्तान है उसका भी पहले से ग्रोथ रेट क्या हुआ है, डाउन हुआ है। तो ये ऐसे फिगर से जो थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे पीपीपी की, ठीक है, परचेसिंग पावर पैरिटी की है क्या। परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे इंडिया में 50,000 रुपए की सैलरी मिलती है, मैं जो लिविंग स्टैंडर्ड
50,000 रुपए की सैलरी मैं इंडिया में ले रहा हूँ, जो लिविंग स्टैंडर्ड, रहन सहन का तरीका, सेम वही लिविंग स्टैंडर्ड मुझे यूएस में अगर जॉब मिले तो मुझे कितने डॉलर की जरूरत होगी। दिस इज नॉट एन एक्सचेंज रेट, ये एक्सचेंज रेट नहीं है, ये वो रेट है क्लास की अगर मैं यहाँ 50,000 कमा रहा हूँ, अपना घर परिवार इस तरीके से जी रहा हूँ, तो मुझे यूएस में कितने डॉलर कमाने होंगे ताकि क्लास हमारे बीच में एक्सचेंज मतलब कि एक कॉमन अमाउंट निकल के आ जाए कि इतना है। तो अभी जो करंटली है वो है क्लास $1 जो है वो 17 रुपए 73 पैसे, यानी कि अगर मैं इंडिया में 17 रुपए 73 पैसे कमा रहा हूं तो सेम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए मुझे अमेरिका में $1 कमाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से सैलरी सेट की जाती है क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग होता है, तो इसलिए इसको हम लोग परचेसिंग पावर पैरिटी कहते हैं, पीपीपी। इट इज एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट अलाउ द कंपेयर, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे ना हमारे देश की जीडीपी कितनी है, उनके देश की जीडीपी कितनी है, आप कंपेयर कैसे करोगे? दो कंट्री, हमारे यहाँ का एक बर्गर खा लो, अमेरिका का एक बर्गर खा लो, दोनों में डिफरेंस है। हमारे यहाँ तुम 50 रुपए में पेट भर के खाना खा सकते हो, एक टाइम तुम पेट भर के खाना 50 रुपए में खा सकते हो भारत के अंदर, इवन उससे भी कम में खा सकते हो, लेकिन आप अमेरिका में जाके नहीं खा सकते ना। यहाँ पे 2,000 रुपए में तुम्हें कमरा मिल जाएगा पूरा का पूरा रहने के लिए, अमेरिका में नहीं मिलेगा ना आपको। आप डॉलर में कन्वर्ट कर दोगे तो आप सोचोगे नहीं कि डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे तो मिल जाएगा, नहीं। हमारे यहाँ 1 रुपए का 70 रुपए का सामान, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका में वो $1 का सामान है, ऐसा नहीं है, डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को बताता है पीपीपी। तो ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो अलाउ करता है कंपैरिजन ऑफ द परचेसिंग पावर ऑफ वेरियस कंट्री, एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए। इट इज द थियोरेटिकल एक्सचेंज रेट दैट अलाउ यू टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एवरी कंट्री। पीपीपी कंपैरिजन आर डन थ्रू वर्ल्ड बैंक। कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। 2017 के डेटा के अकॉर्डिंग $1 जो है वो क्लास 17 रुपए 73 पैसे का है, और ये एक्सचेंज रेट नहीं है, ये पीपीपी है। यूएस डॉलर को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी माना जाता है और इसी में पीपीपी को मेजर किया जाता है, राइट। जैसे यहाँ पे देखो $1 अगर मान लो कि यहाँ पे 3 रुपए 57 पैसे में मिलता है, यहाँ पे बर्गर, सेम बर्गर यहाँ पे मिलता है 2 रुपए 29 पैसे में। तो आप इसका एक रेशियो बना सकते हो, आप इसका रेशियो बनाओगे परचेसिंग पावर पैरिटी। एक्चुअल अगर आप देखो तो एक्चुअल का अलग है, लेकिन एक्चुअल एक्सचेंज रेट अलग है, लेकिन परचेसिंग पावर पैरिटी अलग है। कुल मिला के $1 जो है हमारे यहाँ पे 17 रुपए कुछ पैसे के बराबर है, तो इस रेशियो को बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑफ जीवीए, जीडीपी एंड ग्रॉस एम्प्लॉयमेंट। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि कौन कौन से सेक्टर में कितने कितने लोग काम करते हैं, किस किस सेक्टर ने कितना कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दिया है। तो सबसे पहला जो है क्लास यहाँ पे इंडिया का, आप अगर देखोगे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में 16 है, इंडस्ट्री में 30 और ये 50%, यानी कि जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो सर्विस सेक्टर का है। ये 18-19 का डेटा है, किसका है क्लास? सर्विस सेक्टर का। तुम टेंशन मत लोगे सर मेरी बुक में 17-18 लिखा है, मेरी में 11-12 2010-11 लिखा है, नहीं, आपको इसको डाटा को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा, यू हैव टू बस एनालाइज। तो यहाँ पे अगर देखोगे सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में इंडिया में। जबकि वर्कर की अगर हम बात करें, वर्कफोर्स मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं, 43% वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर में काम करती है, 25% इंडस्ट्री में, 32% जो है सर्विस सेक्टर में काम कर रही है। तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ काम कर रहे हैं? एग्रीकल्चर में। सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका है? सर्विस सेक्टर का। सिमिलरली चाइना का एग्रीकल्चर में 7%। चाइना की जमीन ऐसी है, मौसम ऐसा है, क्लाइमेट ऐसा है, खेतीबाड़ी इतनी ज्यादा अच्छे से नहीं हो सकती, जिसकी वजह से चाइना का एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत कम है, जबकि सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर दोनों ही चाइना में क्लास बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में भी सेम केस है, सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा है, सेकंड नंबर पे एग्रीकल्चर और थर्ड नंबर पे जो है क्लास इंडस्ट्रियल सेक्टर। चाइना का इंडस्ट्रियल सेक्टर कुछ खास है नहीं, सॉरी पाकिस्तान का। वर्कफोर्स की बात करें, चाइना के भी ज्यादा लोग कहाँ काम करते हैं? हमारे यहाँ ज्यादा लोग काम करते हैं एग्रीकल्चर में, चाइना में ज्यादा लोग काम करते हैं सर्विस सेक्टर में, और पाकिस्तान में भी ज्यादा लोग कहाँ काम करते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स की कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ काम करते हैं, किस किस सेक्टर में काम करते हैं, और दूसरी बात जीडीपी में हर सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। तो आई थिंक हर एक सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा है, हर एक कंट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर में वो काफी ज्यादा है। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जरूर पता होना चाहिए कि होता क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली क्या है कि जहां पे हर कंट्री की एक रैंकिंग की जाती है, जो रैंकिंग 0 से 1 के बीच दी जाती है। जिसका 0 आया उस कंट्री की रैंकिंग सबसे पीछे, सबसे खराब, और जिसका 1 आया वो कंट्री सबसे अच्छा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बात करता है कि टोटल ह्यूमन कितना डेवलप हो रहा है, लोग कितना एक्चुअली तरक्की कर रहे हैं। तो सबसे पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू, तो इंडिया का 0.645 है, चाइना
चाइना का 0.7, चाइना हमसे काफी आगे है और पाकिस्तान हमसे काफी पीछे। अगर हम बात करें रैंक की बात करें तो यहाँ पे कई सारे लगभग 200 नंबर की रैंकिंग में इंडिया का रैंक है 130, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। चाइना का 87 है और पाकिस्तान का है क्लास 154, यानी हमसे भी रैंकिंग पीछे। रैंक जितना कम उतना अच्छा और रैंक जितना ज्यादा उतना खराब। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 69.7 लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब 69.7 लोग जीते हैं पर ईयर्स में, ये 76 और पाकिस्तान में 67। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग परसेंटेज एज 15 एंड अबव, ऑन एन एवरेज बात करें 15 से ऊपर के जो एज बच्चे हैं वो ऑन एन एवरेज कितने साल स्कूल जाते हैं, तो ये 6.4 ईयर से 8.1 और ये 5. मतलब एजुकेशन में भी चाइना इंडिया से आगे है और पाकिस्तान इंडिया से पीछे। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, देश की जो नेशनल इनकम है वो कितनी है, $6681 है, ये $16,057 है और ये $5,005 है। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि पर कैपिटा जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो चाइना की सबसे ज्यादा है। सोचो क्लास हमारी सिर्फ 6,681 है, चाइना में पर पर्सन की इनकम जो है वो काफी ज्यादा है, 16,057। परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पोवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे क्लास लगभग 22% लोग इंडिया में हैं और 1.7 और ये 24.3। सोचो क्लास कितना रेट जो है चाइना का, ओनली 1.7% पीपल है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट किसे कहते हैं क्लास, इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट का मतलब क्या है, जो छोटे बच्चे हैं, जो इन्फेंट्स हैं जिनकी 1 साल के अंदर डेथ हो जाती है। इन्फेंट बेसिकली क्लास उनको बोलते हैं जिनकी 1 ईयर के अंदर डेथ हो जाती है, दे आर कॉल्ड इन्फेंट। अब इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट यानी कि छोटे छोटे बच्चों की जो डेथ हो रही है वो बहुत ज्यादा है, कहां पे क्लास, बहुत ज्यादा है क्लास पाकिस्तान में, 57 बच्चों को डेथ हो जाती है, इंडिया में 29, जबकि पाकिस्तान में चाइना में जो है वो कितना है क्लास 7.4। तो ये डेटा थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इस पे इंसिस्ट मत रहो, कोशिश करो कि कुछ कुछ चीजें याद हो जाए। बेसिकली अगर आप ये 2 चीजें याद रखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी और इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट भी, तो ज़्यादा बेहतर है। मैटरनल मॉर्टलिटी रेट, 1 लाख महिलाएं जब बच्चा पैदा करते हैं उस टाइम क्लास उनकी, देखो जब लेबर पेन के टाइम पे ना क्लास रिस्क रहता है कि भाई उसकी डेथ हो सकती है, जो माता है उसकी डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे 133 महिलाओं की डेथ हो जाती है जब 1 लाख महिलाएं जब उनके बीच 1 लाख में से 133 महिलाओं को डेथ होती है। यहाँ 29 और क्लास यहाँ ज़्यादा है पाकिस्तान में। मतलब आप हर जगह देखोगे ना, पाकिस्तान रैंक 2 पे है, चाइना रैंक 1 पे है, सॉरी पाकिस्तान रैंक 3 पे है, चाइना रैंक 1 पे है और इंडिया रैंक 2 पे है। पॉपुलेशन यूजिंग लीस्ट बेसिक सैनिटेशन 60% लोग यूज करते हैं इंडिया के अंदर, चाइना में 75 और पाकिस्तान में भी लगभग 60। पॉपुलेशन यूजिंग एटलीस्ट बेसिक ड्रिंकिंग वाटर सोर्स 93 लोगों को मिलता है, 93% लोगों को 100 में से, यहाँ 96, यहाँ सिर्फ 91। परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन की तादाद जो है वो चाइना में 8.1% है, इंडिया में 37.9, पाकिस्तान में 37.6। तो ये हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुम्हें एग्जामिनेशन में अच्छे से लर्न करना है। लिबर्टी इंडिकेटर मतलब कि आपको कितनी आज़ादी मिलती है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आप अपनी कंट्री में आवाज़ उठा सकते हो कि नहीं, अपनी कंट्री में बात कर सकते हो कि नहीं। स्वीडन जो है वो काफ़ी आगे है इन सब चीज़ों में, फ्रीडम है हर चीज़ के लिए क्लास, आप आज़ाद हो, और ये इंडिकेटर भी बहुत जरूरी है, इसके बिना एसडीआई अधूरा है। दीज आर दोज इंडिकेटर्स विच रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ सिविल पॉलिटिकल फ्रीडम इंडिविजुअल्स इन अ कंट्री। एग्जाम्पल्स, एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, आपको वोटिंग राइट है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, वोटिंग राइट्स आपको मिलता है क्लास, कॉन्स्टिट्यूशन पावर मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत सारे अधिकार देता है, इंडिपेंडेंस है, जुडिशरी है, इंडिया में कहीं भी रह सकते हो, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर आपका सपोर्ट भी करेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इनकम्प्लीट है विदाउट लिबर्टी इंडिकेटर्स। ओके, चलो अब इस चैप्टर में बस 2 चीजें बची है क्लास, हार्डली 10 मिनट्स के अंदर इसे खत्म करेंगे, और वो चीज है अप्रेजल। अप्रेजल समझते हो ना क्लास, अप्रेजल क्या होता है, मतलब कि पॉजिटिव अप्रेजल, यानी कि क्लास पॉजिटिव। तो क्या क्या पॉजिटिव है, चाइना डिड नॉट हैव एनी कंपल्सन टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, तो चाइना को क्लास रिफॉर्म्स लाना कोई कंपलसरी नहीं था, लेकिन फिर भी क्लास चाइना जो है 1978 में रिफॉर्म्स लेके आई, सुधार लेके आई। रिफॉर्म्स लाने से पहले चाइना का हेल्थ जो इट हैज बिन मैसिव एक्सटेंशन ऑफ बेसिक, बहुत कुछ अच्छा हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं थी चाइना की। थ्रू द कम्यून सिस्टम देयर वाज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, तो कम्यून सिस्टम के थ्रू क्या करते थे क्लास, सबको अनाज बराबर बराबर मिलता था। डिस्पाइट एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म्स, कलेक्टिवाइजेशन, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड अदर इनिशिएटिव, द पर कैपिटा ग्रेन इन 1970, देखो जो पर कैपिटा आउटपुट था ना हर पर्सन का 1978 और में बिल्कुल सेम था जितना 1950। सोचो 1950 से
1978 में कंट्री ने लगभग क्लास अगर देखोगे 30 साल, लगभग 30 साल में चाइना ने कोई तरक्की नहीं की, फिर भी चाइना आज इतना आगे है। देन द गवर्नमेंट चाइना नॉट सेटिस्फाइड विद द स्लो पेस, तब उन्होंने बोला माओ का रूल जो है वो फेल हो गया है, जिसकी वजह से क्लास फिर 1978 में रिफॉर्म्स लाना पड़ा। फिर रिफॉर्म आने के बाद क्या हुआ क्लास, सबसे पहले उन्होंने स्मॉल लेवल पे रिफॉर्म्स को लागू किया, फिर बड़े मैसिव बड़े स्केल पे लागू किया। यही उन्होंने अच्छा काम किया, पहले छोटे लेवल पे देखा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर बड़े लेवल पे काम को करके देखा। उसके बाद एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आए, जो प्लॉट थे वो हैंड ओवर कर दिए इंडिविजुअल को फॉर कल्टीवेशन, ओनरशिप नहीं दी अभी भी। ब्रॉड प्रोस्पेरिटी द वास्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल, तो बहुत सारे गरीब लोगों को भी जमीन दिया गया, उनसे बोला गया कि भैया आप अपना जो है खेती बाड़ी करो, लेकिन ओनरशिप जो है वो सरकार के पास रहेगी। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान द रिफॉर्म प्रोसेस लेट्स टू वर्सनिंग ऑल, हर इकोनॉमिक इंडिकेटर में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। 1980 की कंपैरिजन में इट्स सेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिक्रीज इन 1990, तो 1980 से खराब परफॉर्मेंस होगी 1990 में। द proportion of poor in 1960 was more than 40%, which was declined to 25% in 1980. 1960 से 80 में बेहतर हुआ, फिर 80 से 90 में खराब हो गया। द रीजन ऑफ स्लो इकोनॉमिक, जो स्लो ग्रोथ है वो था क्लास पॉवर्टी इन पाकिस्तान इकोनॉमी अर्थ। क्या क्या है क्लास यहाँ पे, सबसे पहले एग्रीकल्चर ग्रोथ और फूड सप्लाई सिचुएशन। देखो अच्छी फसल अगर हुई तो पैदावार अच्छी, बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी, तो ये लोग बारिश पे डिपेंड थे कि भैया बारिश अगर अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, बारिश नहीं तो एग्रीकल्चर अच्छा नहीं। फिर इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गया, जैसा अभी श्रीलंका के पास चल रहा है। श्रीलंका के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ना के बराबर है, मतलब विद इन क्लास 20-25 डेज के अंदर या 3 वीक के अंदर अंदर चाइना जो श्रीलंका है उसके पास बाहर से मंगाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। चाइना अपने श्रीलंका के पास कुछ नहीं रहेगा, और श्रीलंका छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बाहर से इम्पोर्ट करता है। इवन क्लास बहुत सारे बेसिक चीज़ जो है श्रीलंका वो भी बाहर से इंपोर्ट करता है। Foreign exchange is an essential component of any country and it is always preferred to build up foreign exchange reserve through export। भैया आप एक्सपोर्ट करोगे तभी तो डॉलर आएगा आपके पास, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इकट्ठा होंगे। However in Pakistan most of foreign exchange came from the remittance। पाकिस्तान जो है वो बाहर से उधार लेता है और धीरे धीरे चाइना से भी उधार ले रहा है पाकिस्तान, और धीरे धीरे चाइना से उधार लेगा। चाइना का जब उधार बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा तो चाइना बोलेगा पाकिस्तान भाई अब तुम हमारे हो गए, और पूरा कब्जा लेगा उसको डेट ट्रैप बोलते हैं, डेट डिप्लोमेसी आप कह सकते हो उसको, डेट डिप्लोमेसी, ठीक है। मतलब कर्जा दो कर्जा दो कर्जा दो, इतना उधार दे दो कि उसके सर पे बोझ आ जाए, फिर वो बोले भैया हम कुछ नहीं, फिर उन सबको चाइना ले ले, लाइक चाइना की कंपनियां ले लें या चाइना खुद ले ले। तो देर वॉज ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन, तो चाइना जो पाकिस्तान है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा होता चला जा रहा है, और बहुत सारा कर्जा होने की वजह से क्लास ये बहुत पीछे जा रहा है कहीं ना कहीं। हाउएवर ड्यूरिंग लास्ट फ्यू, लेकिन लास्ट के कुछ ईयर से पाकिस्तान रिकवर हुआ है, बहुत हद तक ठीक हुआ है। एज पर एनुअल प्लान 2016-17 जीडीपी ने क्लास ग्रोथ रजिस्टर्ड किया है, यानी कि 4.7% 15-16 में, जो कि हाईएस्ट था पिछले 8 सालों में। वाइल एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ था, हर सेक्टर में ग्रोथ, एग्रीकल्चर में भी, इंडस्ट्रियल में भी, सर्विस सेक्टर में, सब में भी थोड़ा थोड़ा ग्रोथ दिख रहा है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है। कंक्लूजन की बात करें, इसका कंक्लूजन क्या है, इंडिया चाइना पाकिस्तान सब ने लगभग सेम टाइम से स्टार्ट किया, लगभग 50 साल सब गुजार चुके हैं आज़ादी के आसपास से। लेकिन क्लास फिर भी अगर उसमें देखा जाए तो इंडिया की बात करें तो इंडिया मॉडरेट परफॉर्म कर रहा है, इंडिया बीच में है, मैंने पहले ही कहा था। मेजोरिटी पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज लैकिंग इन मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री, इट इज येट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड अभी भी लोगों का बढ़ना बाकी है, और गरीबी रेखा से अभी भी 22% लोग नीचे हैं। पाकिस्तान की बात करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री रूल, पाकिस्तान में ये सारी प्रॉब्लम है। ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेस, फॉरेन एड, फॉरेन हेल्प, दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, और बहुत सारे इंडिकेटर्स में पाकिस्तान का अब धीरे धीरे पॉजिटिव रोल शो हो रहा है। चाइना की बात करें, चाइना इज द लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, चाइना में बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं है। इट्स इम्प्लीकेशंस ऑन ह्यूमन राइट्स आर, हाउएवर इन द लास्ट 3 decades इट इज यूज्ड टू मार्केट सिस्टम विदाउट लूजिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट, यानी कि अभी भी ये मार्केट सिस्टम को फॉलो करते हैं लेकिन सोशल सिस्टम को भी खो नहीं रहे। चाइना हैज़ यूज्ड टू market mechanism to create additional social and economic opportunity, retaining collective ownership, land अपने पास रखने के बाद वो चाहते हैं कि हम लोगों को इक्विटेबली, मतलब बराबर बराबर भला कर सके, सिर्फ लोगों को इजाज़त है काम करने की, ज़मीन को बेचने की नहीं। पब्लिक इंटरवेंशन इन प्रोवाइडिंग, ताकि कोई बहुत ज़्यादा अमीर ना बन जाए, कोई बहुत ज़्यादा गरीब ना बन जाए। पब्लिक इंटरवेंशन इन प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉड पॉजिटिव रिजल्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, यानी कि सरकार जब इन्वॉल्व हो रही है सबकी भलाई में तो इससे लोगों का भला हो रहा है, और एक तरीके से चाइना हर इंडिकेटर में अच्छा परफॉर्म कर रही है इंडिया और पाकिस्तान से। इसके अलावा क्लास ये टॉपिक मैं कराता नहीं, मैंने पहले भी नहीं कराया, लेकिन मुझे कराना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि क्लास आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्लास ये पूछ लिया गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, ठीक है। तो ये ग्वादर पोर्ट से आप देखोगे क्लास यहाँ पे
चाइना पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। मैं आपको बेहतर समझाने के लिए क्लास आपसे क्या कहूँ, देखो ये मैप है भारत पाकिस्तान चाइना का। तो होता क्या है कि अभी चाइना को अगर कोई चीज़ बाहर भेजनी हो किसी और कंट्री में, तो ये पूरा चाइना है, चाइना को यहाँ से आना पड़ता है हांगकांग के थ्रू, यहाँ से आके 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 देखो, यहाँ से आने के बाद समंदर में इतना लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ता है, इतना लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ता है, राइट। इसीलिए क्लास अब चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान को तो उधार दे ही रहा है इतना सारा, तो चाइना ने बोला यहाँ से एक शॉर्टकट रूट बनाएंगे। आप सोचो यहाँ से यहाँ कितना पास है आना, रेदर देन यहाँ से इतना लंबा। अगर ये रूट बन गया तो इससे होगा क्या, सड़क छोटा हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आसान हो जाएगा, ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा कॉस्ट बचेगा, टाइम बचेगा, और इससे पाकिस्तान और चाइना दोनों का भला होगा। पाकिस्तान लोग खुश हो गए, भैया ये तो आ गया, ये तो आ गया भैया, अभी लोग खुश होने लगे, ये तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। लेकिन क्लास ये बीच में ही क्लास बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरने लगा और काफ़ी ज़्यादा क्लास बेटर जैसा होना था वो नहीं हो पाया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज फ्रेमवर्क ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी। कॉरिडोर मतलब कनेक्टिविटी। CPEC will not only benefit China or Pakistan, but will have positive impact on Iran, Afghanistan, Central Asian Republic and their region. Establish हुआ क्लास मई 2013 के अंदर, ओके। उसके अलावा क्लास करतारपुर, देखो डिस्टेंस छोटा अगर हो जाता है तो फिर जाहिर सी बात है ना, इससे तो फायदा ही होगा, हर कंट्री को फायदा होगा, जो उससे जुड़े हुए कंट्रीज हैं उन सबको, इस्लामिक कंट्री जितने भी हैं उनको फायदा होगा, चाइना उन सबको चीज़ें पहुंचाएगी। अच्छा, अब इसके बाद क्या है क्लास, करतारपुर कॉरिडोर। अच्छा, ये एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, होता क्या है ना, कई बार जब होता है ना कि देखो अगर आप यहाँ से कॉरिडोर देते हो तो यहाँ कहीं ना कहीं क्लास वो इंडिया के आसपास आ जाते हैं, तो खतरा रहता है, कोई भी अपने दुश्मन को अपने आसपास नहीं भटकाना चाहता, तो यहाँ से ये क्लास मतलब ना अलग अलग जगह से फिर एंट्री करने के चांसेस मिल जाते हैं। अभी तक तो यहाँ से एंट्री कर रहे थे, अभी आपको अलग अलग जगह से एंट्री, मतलब पड़ोसी को मतलब कि पड़ोसी मुल्क के हेल्प से भी ये एंट्री कर सकते हैं। हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं आया है, बट ऐसा हो सकता है। करतारपुर कॉरिडोर की बात करें क्लास, जो है लोगों को, सिख्स की भावनाओं को जो है वो मानते हुए समझते हुए करतारपुर कॉरिडोर जो बना क्लास यहाँ पे, इट इज अ वीजा फ्री बॉर्डर क्रॉसिंग, यानी कि पाकिस्तान में जो करतारपुर कॉरिडोर है ये क्या है, पाकिस्तान और भारत के बीच में एक मतलब रास्ता बनाता है लगभग 4 से 5 किलोमीटर का, वीजा फ्री बॉर्डर है, क्रॉसिंग द रिलीजियस कॉरिडोर और कनेक्टिंग टू द गुरुद्वारा दरबार साहिब इन पाकिस्तान टू गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक इन क्लास इंडिया। तो इन दोनों के बीच में क्या करता है क्लास, ये एक कनेक्टिविटी बनाता है। देखो ये है करतारपुर साहिब और ये है क्लास कॉरिडोर। यहाँ पे आप अगर देखोगे डेरा बाबा नानक, क्योंकि ये सब देखो आपके सिलेबस का पार्ट, आपके इस बुक में कुछ भी नहीं है इसके रिगार्डिंग, बुक में कुछ नहीं है, लेकिन अब आपको जब सीबीएसई के सैंपल पेपर में CPEC दे सकता है, तो ये भी एक बार को नॉलेज के लिए आप बस जान लो, ठीक है। और जो बच्चे, जो भाई हमारे पंजाब से हैं वो सब तो बहुत बेहतर तरीके से जानते भी होंगे। डेरा बाबा नानक जो है वो यहाँ पे है, और यहाँ से क्लास देखो 4 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है जो कि करतारपुर साहिब से जुड़ता है, ताकि लोगों की आस्था, बस मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपको वैष्णो देवी जाना है, तो मान लो कि वो कहीं मान लो और है वैष्णो देवी, तो यार अगर फिर वीज़ा लो, बहुत सारी समस्या होती है, तो सरकार ने आपस में डिसाइड किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और इंडियन गवर्नमेंट ने, कि भैया लोगों को यहाँ पे आराम से जाने दो, कोई वीज़ा की जरूरत नहीं है, श्रद्धा के लिए जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, अपने गुरुद्वारा जा रहे हैं, भैया जाने दो, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर, ओके। बस इतना ही है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं। मैंने कोशिश करी कि आपको सारी बातें समझाऊं और हर एक चीज जहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आगे और भी है, ये एंड नहीं है। वन शॉट रिवीजन खत्म हो चुका है, डिटेल रिवीजन किया हमने, फिर वन शॉट रिवीजन किया, अब क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट में मॉक टेस्ट भी आएंगे, बहुत सारी चीजें और भी बाकी हैं, लेकिन आप इसे खत्म कर दो। कोशिश करो क्लास की विद इन 1 वीक, एक वीक का टाइम और ले लो, एक हफ्ते का टाइम और ले लो, अपना पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स, अकाउंट, BST का वन शॉट अच्छे से कर लो। हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और इस प्लेलिस्ट को, इको अकाउंट BST का प्लेलिस्ट जो है, हर एक बच्चे से शेयर कर लो क्लास, कि देखो ये वन शॉट रिवीजन है, एक शॉट के अंदर, 1 घंटे के अंदर आप पूरा अकाउंट्स का एक चैप्टर खत्म कर सकते हो, पूरा इको BST एक वीडियो के अंदर ही आपका सारा कुछ कवर कर रखा है, ओके। आई होप आप सपोर्ट करोगे, मेहनत करोगे, अपने घर वालों का नाम रोशन करोगे, अपने परिवार को खुश रखोगे, अपने माता पिता को प्राउड फील कराओगे, उन्होंने आपकी पढ़ाई में इतना पैसा लगाया और 12th के बोर्ड में आपके बहुत अच्छे नंबर आए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। कमेंट जरूर करना कैसा लगा ये चैप्टर आपको, ओके।